हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 में हमारा विलयन वाला अध्याय चल रहा था और इस विलयन वाले अध्याय में हम अणुसंख्यिक गुणधर्मों में परासरण दाब का और से संबंधित जो है बातों का अध्ययन कर रहे थे। अब जो है इसमें आज अपन इसमें परासरण दाब से संबंधित एक घटना होती है, उसका नाम है व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसको अपन बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अंग्रेजी में से बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। जो अपन पानी पीने का पानी काम में लेते हैं, आरओ का पानी, वो यही प्रक्रम होता है। इसी प्रक्रम से पानी को जो है लवणीय जल को पीने योग्य जल में परिवर्तित किया जाता है। देखिए इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसको व्युत्क्रम परासरण के अलावा एक नाम और भी दिया जाता है, प्रतीप परासरण। व्युत्क्रम परासरण या प्रतीप परासरण। देखिए इसमें एक ये बॉक्स है और इस बॉक्स को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से बॉक्स को आपने बांटा दो भागों में और एक साइड हमने इसमें लगा दिया पिस्टन। ये पिस्टन लगा दिया गया और अब बेटा ये यहां पर पानी को बाहर निकालने के लिए जो है रास्ता बना हुआ है। यहां पर है आपका पीने योग्य जल और दूसरी ओर है यहां पर लवणीय जल। देखिए सामान्य रूप से देखा जाए तो लवणीय जल मतलब इसकी सांद्रता होगी अधिक और पीने योग्य पानी होगा, इसमें लवणों की सांद्रता होगी बहुत कम। यानी एक तनु विलयन हो गया। एक तरह से देखा जाए तो ये जो है कार्य करेगा किसका, तनु विलयन का, और ये कार्य करेगा एक सांद्र विलयन का। तो इस समय जब साधारण तरीके से परासरण चलेगा, प्राकृतिक रूप से परासरण की क्रिया होगी, तो परासरण की क्रिया में क्या होगा, पानी इधर से इधर की ओर आना चाहिए। प्राकृतिक रूप से परासरण की क्रिया में पानी आपका तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर आता। अपन ने परासरण की परिभाषा में पढ़ा हुआ है वह प्रक्रम जिसमें विलायक अणु विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन करते हैं। विलायक से विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन करते हैं, उसको हम बोलते हैं परासरण। तो सामान्य रूप से परासरण की क्रिया में विलायक के अणु इधर आएंगे, लेकिन अगर हम यहां पर परासरण दाब की तुलना में उच्च दाब का प्रयोग करें, ये जो आपने पिस्टन लगाया हुआ है, इस पिस्टन के द्वारा दाब लगाया जाए और उस दाब का मान क्या होगा, परासरण दाब के मान से अधिक। तो यदि किसी विलयन पर परासरण दाब की तुलना में उच्च दाब का प्रयोग किया जाता है तो आपके विलायक अणु जो है सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर आते हैं। यानी परासरण की क्रिया जो है वो विपरीत दिशा में प्रारंभ हो जाती है और जब परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में प्रारंभ हो जाती है तो घटना को नाम दिया जाता है व्युत्क्रम परासरण या प्रतीप परासरण। जब भी किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में प्रारंभ होती है और परासरण क्रिया का विपरीत दिशा में चलना, इस प्रक्रम को नाम दिया जाता है व्युत्क्रम परासरण या प्रतीप परासरण। हम इसमें दाब लगाएंगे, जब दाब लगेगा दाब का मान भी परासरण दाब से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या होगा कि इधर की ओर जो विलायक अणु होंगे
वो विलायक अणु विलयन आपके तनु विलयन की ओर यानी पीने योग्य जल की ओर आने लग जाएंगे। परिणाम क्या होगा, इधर विलयन और अधिक तनु होता चला जाएगा और इसकी सांद्रता और ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। ये विलयन और अधिक सांद्र और ये विलयन और अधिक तनु होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो है पीने योग्य जल की प्राप्ति होती है। और ये जो प्रक्रम होता है, इस प्रक्रम के माध्यम से अपन लवणीय जल को किसी खारे पानी को जो है पीने योग्य पानी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो व्युत्क्रम परासरण को हम कैसे परिभाषित करें, जब किसी विलयन पर परासरण दाब की तुलना में अधिक दाब लगाया जाता है, परासरण दाब की तुलना में अधिक दाब लगाया जाता है, तो उस अवस्था में विलायक के अणु विलयन की ओर, विलायक के जो अणु होते हैं वो आपके सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते हैं। विलायक अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते हैं और ये प्रक्रम जो है इसको हम नाम दे सकते हैं व्युत्क्रम परासरण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक आध बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है इसको। तो ये था बेटा व्युत्क्रम परासरण। अब बेटा इसके बाद में अगला पॉइंट आता है इसका असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। अगला बिंदु आता है असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म एवं अणुभाग। देखिए बेटा, अणुसंख्य गुणधर्म जो है किस प्रकार से असामान्य होता है। अब तक हमने जितनी भी गणनाएं करी हैं, गणनाओं को हम ऐसा मानते हुए करते हैं कि कोई भी पदार्थ जिसको आपने विलय किया है, उस विलय पदार्थ का ना तो कोई वियोजन होता है, ना तो वो पदार्थ आयनों में टूटता है और ना ही उस पदार्थ का संगुणन होता है, अर्थात उस पदार्थ के अणु आपस में जुड़ते हैं। हमारी अब तक की जितनी भी अणुसंख्य गुणधर्मों की गणनाएं थी, वो ये मानते हुए गणनाएं की गई हैं कि ना तो कोई वियोजन क्रिया हो रही है और ना ही कोई संगुणन की क्रिया हो रही है। तो ऐसी अवस्था में जब ना तो वियोजन और ना संगुणन हो, तो अणुसंख्य गुणधर्म का प्रेक्षित मान, अणुसंख्य गुणधर्म का प्रेक्षित मान मतलब प्रयोग से प्राप्त होने वाला मान, और अणुसंख्य गुणधर्म का गणना द्वारा प्राप्त होने वाला मान, ये दोनों मान एक समान हो जाएंगे। अगर हमारे विलय पदार्थ का ना तो वियोजन हो रहा है और ना ही उसका संगुणन हो रहा है, तो अणुसंख्य गुणधर्म के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान या गणना द्वारा प्राप्त मान समान रहते हैं। और इस अवस्था में हमारा अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है उसको हम सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। असामान्य नहीं, सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। लेकिन अगर हमारा विलय पदार्थ वियोजित हो जाए, आयनों में टूट जाए, तो आयनों में टूटने का अर्थ हुआ पदार्थ के कणों की संख्या विलयन बनने के पश्चात बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए हम इसको यूं समझें, NaCl है, आपने NaCl का विलयन बनाया है और विलयन बनाने के लिए आपने एक मूल पदार्थ का प्रयोग किया। NaCl की एक मोल मात्रा को आपने विलयन बनाने के लिए घोला। अब ये पानी हो गया, तो पानी में डालने पर ये आपका आयनों में टूटेगा, Na+ और Cl-, और इस तरह से मोलों की संख्या हो जाएगी यहां पर लगभग 2 मोल। लगभग 2 मोल जो है, लगभग, क्योंकि आपके जितने भी लवण होते हैं लगभग 100% वियोजित होते हैं, तो लगभग 100% वियोजित होगा, यानी इसका एक अणु टूटेगा तो एक धनायन एक ऋणायन, एक अणु के टूटने पर एक धनायन और एक ऋणायन बनता है। तो एक मोल के टूटने पर एक मोल धनायन, एक मोल ऋणायन। तो इस तरह से लगभग
विलयन बनने के बाद कणों की संख्या हो जाएगी 2 मोल। तो अब आप देखें हमारी जो गणना की जाएगी, क्योंकि हमने पदार्थ तो कितना मिलाया, केवल 1 मोल पदार्थ मिलाया। हमने पदार्थ जो मिलाया था वो 1 मोल पदार्थ मिलाया था, तो हम जो गणना करेंगे वो गणना हमारी की जाएगी 1 मोल के द्वारा, जबकि विलयन के अंदर वास्तव में कणों की संख्या हो गई 2 मोल। यानी इस अवस्था में प्रेक्षित गुणधर्म का मान क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक गुणधर्म यानी गणना द्वारा प्राप्त मान की तुलना में बढ़ जाएगा। प्रेक्षित गुणधर्म यानी प्रयोग द्वारा प्राप्त मान गणना द्वारा प्राप्त मान की अपेक्षा बढ़ जाता है। और जब भी अणुसंख्य गुणधर्मों के प्रेक्षित मानों में और सैद्धांतिक मानों में फर्क होता है, अंतर होता है, तो ऐसी अवस्था में हम गुणधर्म को कह सकते हैं असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। अगर किसी पदार्थ का वियोजन हो तो वियोजन से कणों की संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ेगी तो प्रेक्षित मान बढ़ेगा और सैद्धांतिक मान कम हो जाएगा। तो जब भी वियोजन की क्रिया होती है या संगुणन की क्रिया होती है तो दोनों ही स्थितियों में प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मानों में भिन्नता आती है, और भिन्नता आने पर अणुसंख्य गुणधर्म के मान को हम क्या नाम दे सकते हैं, असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। और जो अणुभार का मान होगा वो भी प्रभावित होगा। भाई कोई पदार्थ का अणु टूटेगा, पदार्थ का अणु टूटेगा तो अणु टूटने के बाद वो छोटे कण में तो टूटेगा, कोई कण टूटने पर बड़ा थोड़ी हो सकता है, छोटा ही हो सकता है। तो जब वो कण छोटे कणों में या छोटे अणुओं में टूटेगा तो इसका मतलब है अणुभार के मान में क्या होगी, कमी। अगर अणुसंख्य गुणधर्म बढ़ता है तो अणुभार के मान में निश्चित रूप से कमी आती है, यानी दोनों के मध्य में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। अणुसंख्य गुणधर्म का प्रेक्षित मान बढ़ेगा तो अणुभार के मान में निश्चित रूप से कमी होगी। तो अणुभार का मान प्रभावित हो रहा है, यानी जो अणुभार हमें प्राप्त होगा वो अणुभार भी हमारा असामान्य अणुभार के रूप में ही होगा। तो ये बात रही बेटा वियोजन की। एक अपन स्थिति देखते हैं संगुणन की। संगुणन में ये बेटा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप विलय कर रहे हैं बेंजीन के अंदर। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को बेंजीन में डाला जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं, और आपस में जुड़ करके जो है द्विलक का निर्माण करते हैं। द्विलक मतलब होता है 2 अणुओं का संयोजन। 2 अणु जुड़ेंगे तो द्विलक, 3 अणु जुड़ेंगे तो त्रिलक, बहुत सारे अणु जुड़ेंगे तो बहुलक। तो 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं और द्विलक संरचना का निर्माण होता है। अब ये जुड़ते किस प्रकार से, देखिए इनके जुड़ने की क्रिया होती है हाइड्रोजन बंध के प्रभाव से। कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक अणु है, उसकी संरचना है। अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का दूसरा अणु हो गया। अब आप देखो H पर आंशिक धनावेश, O पर आंशिक ऋणावेश, बंध में ध्रुवता होती, ध्रुवीय बंध होते हैं। तो इसमें H पर आंशिक धनावेश होता है, O पर आंशिक ऋणावेश होता है, तो दोनों के मध्य आकर्षण उत्पन्न होता है। और ये जो आकर्षण होता है दुर्बल, इस दुर्बल आकर्षण को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। और इस हाइड्रोजन बंध के कारण से आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल द्विलक संरचना के रूप में पाया जाता है। तो पहली स्थिति मैंने आपको बताई वियोजन, दूसरी स्थिति में आपको बता रहा हूं संयोजन या संगुणन। तो जब भी संगुणन या वियोजन होगा तो संगुणन या वियोजन के बाद विलयन के अंदर कणों की संख्या में परिवर्तन आएगा। कणों की संख्या में परिवर्तन आने के कारण से प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म का मान और सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म के मानों में भिन्नता आ जाती है। और इस भिन्नता के कारण से, इस भिन्नता को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। और जब अणुसंख्य गुणधर्मों में भिन्नता आती है तो इस अवस्था में अणुभार के मान भी प्रभावित होंगे, और अणुभार के मान प्रभावित होने के कारण से
उसे हम नाम दे सकते हैं असामान्य अणुभार। वियोजन होगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी, प्रेक्षित मान बढ़ेगा, लेकिन अणुभार के मान में कमी आएगी। अणुसंख्यी गुणधर्म का प्रेक्षित मान बढ़ेगा, लेकिन अणुभार के मान में कमी आएगी। संगुणन की क्रिया हो रही है, तो संगुणन की क्रिया के कारण से विलयन के अंदर कणों की संख्या में कमी आती है, और जब कणों की संख्या में कमी आती है तो इस अवस्था में जो है आपके अणुसंख्यी गुणधर्म के मान में भी कमी आएगी। कणों की संख्या घटेगी, अणुसंख्यी गुणधर्म का मान घटेगा, लेकिन अणुभार का मान बढ़ेगा। तो बेटा इस बात का हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अणुसंख्यी गुणधर्म और अणुभार में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। अणुभार बढ़ता है तो गुणधर्म घटता है। इसमें संगुणन में अणुभार बढ़ेगा और गुणधर्म घटेगा, वियोजन में अणुभार घटेगा और गुणधर्म बढ़ेगा। तो ये बेटा इसे कहा जाता है असामान्य अणुसंख्यी गुणधर्म एवं असामान्य अणुभार। अब बेटा एक दूसरी स्थिति आती है इसमें कि जब दोनों में अंतर है, दोनों में भिन्नता है, तो अगर हम दोनों के मध्य में कोई संबंध स्थापित करना चाहें, प्रेक्षित मान के मध्य में और सैद्धांतिक मान के मध्य में अगर हम संबंध स्थापित करना चाहें, तो संबंध को किस प्रकार से स्थापित किया जाए, इसके लिए बेटा एक वैज्ञानिक था वान 't हॉफ। वान 't हॉफ गुणांक आई। अणुसंख्यी गुणधर्मों के प्रेक्षित मान और अणुसंख्यी गुणधर्मों के सैद्धांतिक मान, इन दोनों मानों में संबंध स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक वान 't हॉफ के द्वारा एक गुणांक प्रस्तुत किया गया, और ये गुणांक जो है इसे हम वान 't हॉफ गुणांक के नाम से जानते हैं। प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान, इन दोनों प्रकार के मानों में संबंध स्थापित करने के लिए जो गुणांक दिया गया वह गुणांक कहलाता है वान 't हॉफ गुणांक। अब ये वान 't हॉफ गुणांक होता क्या है? वान 't हॉफ गुणांक को आप आई के द्वारा व्यक्त करते हैं, और यह गुणांक प्रेक्षित, अणुसंख्य गुणधर्म और सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म का अनुपात होता है। प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म और सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म के अनुपात को वान 't हॉफ गुणांक आई कहा गया। क्यों दिया गया? जिससे कि दोनों प्रकार के गुणधर्मों के मध्य में संबंध स्थापित किया जा सके। अब देखो इससे फायदा क्या है कि प्रेक्षित गुणधर्म बराबर I इंटू सैद्धांतिक गुणधर्म, यानी अगर हम सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म को I से मल्टीप्लाई कर दें, सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म को I से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह से जो है आपका प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म प्राप्त होता है, यानी सैद्धांतिक मान प्रेक्षित मान में परिवर्तित हो जाता है। अब हमने 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े हैं। जैसे एक आपने पढ़ा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को आप डेल्टा P अपॉन P0 द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका प्रेक्षित मान बराबर होता है विलेय पदार्थ की मोल भिन्न। प्रेक्षित मान बराबर होता है विलेय पदार्थ की मोल भिन्न के। अब इसमें सैद्धांतिक गुणधर्म जो है विलेय पदार्थ की मोल भिन्न के बराबर है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सैद्धांतिक मान प्रेक्षित मान में परिवर्तित हो, तो इसके लिए आप इसे क्या करेंगे? I से गुणा कर दें।
विलेखी मूल भिन्न को I से अगर गुणा कर दिया जाए, 1/2 गुणांक से गुणा कर दिया जाए, तो ये जो मान होगा सैद्धांतिक मान प्रेक्षित मान में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह एक होता है क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा टीबी बराबर केबी एम, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, निकाला था अपन ने, पूरा सूत्र स्थापित किया था। तो अगर इसको भी आप I से मल्टीप्लाई कर दें, तो I से मल्टीप्लाई करने पर सैद्धांतिक मान का परिवर्तन हो जाएगा प्रेक्षित मान। सैद्धांतिक मान मतलब जिसे आप गणना द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, और प्रेक्षित मान का मतलब जिसे आप प्रयोग द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। यानी जो दोनों मानों के बीच का अंतर था वो अंतर समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार हिमांक अवनमन डेल्टा टीएफ केएफ एम, ये फॉर्मूला निकाला अपन। तो अगर हम इसको भी I से मल्टीप्लाई कर दें, तो I से मल्टीप्लाई करने पर सैद्धांतिक मान बराबर हो जाएगा प्रेक्षित मान। और चौथा गुणधर्म था परासरण दाब, ये सब प्रेक्षित मान है। तो परासरण दाब का फॉर्मूला आपने पढ़ा था CRT, I से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सैद्धांतिक मान बराबर हो गया प्रेक्षित मान। अब बेटा अपन I से मल्टीप्लाई तो कर देंगे, लेकिन अभी हमारे सामने एक समस्या है कि ये I आएगा कहां से। I से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको I की आवश्यकता होगी, लेकिन I आएगा कहां से। तो बेटा I के लिए भी एक इसमें यहां पर व्यवस्था दी गई है, I का भी स्रोत बताया गया। देखिए अणुसंख्य गुणधर्म समानुपाती होता है मोलों की संख्या या कणों की संख्या। अणुसंख्य गुणधर्म का सीधा संबंध होता है कणों की संख्या। कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुणधर्म का मान बढ़ेगा, संख्या घटेगी अणुसंख्य गुणधर्म का मान घटेगा। तो बेटा हम इस संबंध के आधार पर I निकालने का एक फॉर्मूला बना सकते हैं। I बराबर, देखो प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म समानुपाती हो जाएगा प्रेक्षित मोल। अणुसंख्य गुणधर्म में और मोल की संख्या में क्या संबंध है, समानुपात का। तो प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म समानुपाती हुआ प्रेक्षित मोल अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म समानुपाती हो जाएगा सैद्धांतिक मोल। तो प्रेक्षित मोल अपॉन सैद्धांतिक मोल करेंगे तो I प्राप्त होता, एक स्थिति। अभी हमने इससे जस्ट पहले आपको बताया कि अणुसंख्य गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती होते हैं अणुभार के। अणुभार बढ़ता है तो गुणधर्म घटता है, अणुभार घटेगा गुणधर्म बढ़ेगा, यानी दोनों में व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती प्रेक्षित अणुभार। प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती प्रेक्षित अणुभार, और सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती सैद्धांतिक अणुभार। तो अणुभार के द्वारा जब हम इसे निकालते हैं तो उल्टा हो जाता है। उल्टा क्यों हो जाता है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। सैद्धांतिक अणुभार ऊपर और प्रेक्षित अणुभार नीचे हो जाता है। तो इस तरह से जैसी आवश्यकता होती है, जैसा आपको जो है मान दिया जाता है, उसके अनुसार हम I के मान की गणना कर सकते हैं। I का मान निकालने के लिए हमारे पास दो सूत्र हैं, प्रेक्षित मोल अपॉन सैद्धांतिक मोल, और दूसरा है सैद्धांतिक अणुभार अपॉन प्रेक्षित अणुभार। अच्छा, I के मान में तीन स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति I का मान 1। I का मान 1 कब आएगा, जब प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान दोनों मान समान है। अगर प्रेक्षित और सैद्धांतिक दोनों मान समान है तो I का मान 1, और दोनों मान समान कब होंगे, ना तो
वियोजन हो और ना ही संगुणन, ना तो वियोजन हो और ना ही संगुणन हो। दूसरी स्थिति भाई i ग्रेटर देन 1। अब i ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है? जब ऊपर की राशि बड़ी और नीचे की राशि छोटी हो, यानी प्रेक्षित गुणधर्म का मान ज्यादा हो। और गुणधर्म का प्रेक्षित मान बढ़ता कब है? जब कणों की संख्या बढ़ती है, और संख्या किससे बढ़ती है? सदैव वियोजन से बढ़ती है। इसका अर्थ हुआ i ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है? जब पदार्थ का वियोजन। अगर वियोजन होगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ेगी तो प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान की अपेक्षा बढ़ जाएगा। और तीसरी स्थिति i लेस देन 1। और i लेस देन 1 कब होगा? जब प्रेक्षित मान कम और सैद्धांतिक मान ज्यादा। और प्रेक्षित मान कम कब होता है? जबकि अणुओं की संख्या में कमियां है। और अणुओं की संख्या घटती किसके द्वारा है? संगुणन के द्वारा घटती है। यानी यहां पर संगुणन होगा, या जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी? संगुणन की क्रिया होगी। तो इस तरह से यहां पर आपके i के मानों में 3 संभावनाएं हैं। i बराबर 1 जब ना तो वियोजन हो ना संगुणन, i ग्रेटर देन 1 जब वियोजन की क्रिया हो, और तीसरी स्थिति i लेस देन 1 जब संगुणन की क्रिया संपन्न हो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है 1/2 गुणांक की गणना कर सकते हैं।